हेलो बच्चों। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे थे हम लोग और एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 9.1 जो है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सब सॉल्व किया है, एक एक क्वेश्चंस बिल्कुल डीप में जाके समझा है। इस वीडियो में हम बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 तक दिया हुआ है एक्सरसाइज 9.1 में, तो पूरा यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 पूरी आज कंप्लीट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और यहीं से आपकी ट्राइगोनोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हमने सॉल्व कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं एक्सरसाइज 9.1, क्या सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 और एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले के अगर आपको क्वेश्चन सीखने हैं या प्रॉब्लम आ रही है सीखने में, लग नहीं रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इससे पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। पूरा हम जैसा कि बताया है कि क्लास 10th का जो भी चैप्टर हम यहाँ पर प्रॉब्लम, जिसके भी प्रॉब्लम या जो भी चैप्टर की थ्योरी हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल एक तरफ से एक एक स्टेप लेके आपको चलेंगे, ठीक, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बता रखा है इसमें। A TV tower stand vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meters away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. फाइंड द सीन फिगर 9.12 में, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर भी आपको बना के दिया गया है, तो इसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो फिगर बना हुआ है सिर्फ वही फिगर बना देंगे, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो 11 है उसमें जो फिगर दिया है उसको बनाते हैं, ठीक है। ये आपका कोई बेस हो गया, बता रहे हैं ये एक टावर है, ये हमारा बेस है, यानी जो ग्राउंड लेवल है ये हमारा है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये बताया गया कि ये कोई टावर है, टीवी टावर है, ठीक है, टीवी टावर है। टीवी टावर का नाम दे देते हैं, ए भी नाम दे देते हैं इस टावर का नाम, इस टावर का क्या नाम दे देते हैं, ए भी दे देते हैं। फिर इसके सामने जो है कैनाल है, नदी है, नदी बह रही है, ठीक है। नदी के एक किनारे पर टावर लगा है, दूसरे किनारे पर मान लेते हैं कि इसके बीच में नदी है, दूसरे किनारे पर यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है, ठीक। ये आपको 60 डिग्री दे रखा है। फिर आपसे बताया है कि 20 मीटर इस पॉइंट से, यानी सी पॉइंट, अगर हम सी पॉइंट के लिए तो इससे 20 मीटर दूरी पर एक पॉइंट और लिया गया, डी पॉइंट, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का है वो 30 डिग्री बताया गया है। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर है वो कितना है, 30 डिग्री है। लाइन हल्का सा टेढ़ी हो गई है, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बना है वो कितना है, 30 डिग्री। लेकिन ये सी पॉइंट से डी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताया है 20 मीटर, यही तो बताया है सवाल में कि 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट सी, 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट सी अवे फ्रॉम द दिस पॉइंट। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ये हाइट ए भी बताना है, हाइट ऑफ द टावर अगर हम एच मान लें तो ये आपको ये एच बताना है, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल है, तो कैनाल ये है, ये कैनाल है, ये जो है आपकी सी, बीसी, बीसी क्या है, तो बीसी कैनाल है और इसकी आपको विड्थ बतानी है,
x मान लेते हैं। तो ये आपको x बतानी है, आपको h बतानी है, ये दोनों सवाल आपको बताने हैं। पहले सवाल पढ़ते हैं, एक एक चीज आपको फिर से हम आपको सवाल को समझाने का प्रयास करते हैं। तो सवाल पहले समझ में हमारे आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए फिगर के अकॉर्डिंग, तब जाके हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। देखिए ये टीवी टावर है, कैनाल ये है, ऐसे बह रही है नदी, और इसके किनारे जो है टावर खड़ा हुआ है। ठीक, ओके। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो बैंक यानी नदी के जो कैनाल का दूसरा पॉइंट है उससे अपोजिट में जस्ट वहां से एक पॉइंट लिया है, वहां से एक पॉइंट लिया और उससे एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रा किया, तो कितना आया 60 डिग्री आया। ठीक, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, जो फुट ऑफ द टावर से जो लाइन ज्वाइनिंग है उस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है 30 डिग्री। तो पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ब्रेथ ऑफ द कैनाल। ठीक, यानी हाइट ऑफ द टावर ये बतानी है आपको और ब्रेथ ऑफ द कैनाल जो x का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि फिगर बन के कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, इस ट्रायंगल में हमें ऑब्जर्व करना है, x भी निकालना है, h भी निकालना है। तो अगर हम ए बी सी ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए बी सी ट्रायंगल में अगर आप देखो, ए बी सी ट्रायंगल में अगर आप देखो तो अगर एंगल 60 डिग्री ऑब्जर्व करें तो सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर यानी ए बी परपेंडिकुलर होगी, और जो एडजेसेंट साइड होती सी बी या बी सी वो बेस होगी। ठीक है, तो ए बी कितना है, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी कितना है, ए बी है h। ठीक है, ए बी को हमने h माना है। बी सी कितना है, तो बी सी है यहाँ पर x। ठीक, बी सी है यहाँ पर कितना, बी सी यहाँ पर x। ठीक है, अगर हम इस एंगल को ऑब्जर्व करें तो इस ट्रायंगल में लिखेंगे tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। भाई इस एंगल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी ए बी, और जो एडजेसेंट साइड है वो बी सी। ए बी अपॉन बी सी, ए बी कितना है, ए बी h है, बी सी x है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो h अपॉन x आ जाएगा। तो यहां से आपको कितना मिला, यहां से आपको h का जो वैल्यू मिलेगा वो √3x मिलेगा। ठीक है, h का वैल्यू कितना मिला, √3x। यानी इससे x और h में एक रिलेशन बन गया, h = √3x। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीनों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर tan लगाया है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला है। ठीक, अब हम चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी डी में लगाते हैं, क्योंकि हम ट्रायंगल ए बी सी में लगा चुके थे। अब हम ट्रायंगल ए बी डी में लगाते हैं tan। इस एंगल को ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप इस एंगल को ऑब्जर्व करोगे 30 डिग्री को, तो सामने इसके कौन सी साइड है, ए बी है। तो 30 डिग्री के लिए अगर सामने साइड ए बी है तो परपेंडिकुलर क्या होगा 30 डिग्री के लिए, ए बी ही परपेंडिकुलर होगा। ठीक, लेकिन बेस क्या होगा, तो बेस ये पूरा होगा, जिस एंगल को आप ऑब्जर्व करोगे वहां तक तो बेस जाएगा, तो ये पूरा बेस होगा। ठीक है, तो चलिए इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में देखिए क्या है, ए बी क्या है, तो आपको ए बी तो पता है h है, लेकिन बी डी क्या है, बी डी पूरा बेस है ना बी डी, तो बी डी क्या है, तो बी डी यहां से लिखेंगे बी डी बराबर होगी बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। बी सी कितना है, बी सी को आपने x माना है, x मतलब वेथ ऑफ द रिवर की चौड़ाई, कैनाल की चौड़ाई। सी डी कितना है, सी डी 20 है, तो यहां से बी डी आ गया x + 20। अगर हम यहां पर tan लगा दें इस ट्रायंगल में, tan 30, तो tan 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसके लिए भी ए बी ही होगा, तो परपेंडिकुलर ए बी और बेस कितना होगा, बी डी। परपेंडिकुलर ए बी होगा, ए बी कितना है h, बी डी बेस जो कि कितना है बी डी x + 20, तो x + 20 आ गया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, और यहां से h अपॉन x + 20 आ गया।
h अपॉन x प्लस 20। तो यहां से अगर हम लिख पाए यहां से तो कितना आएगा, √3h इज इक्वल टू x प्लस 20। एक इक्वेशन तो आपका ये बन गया, ये दूसरा इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है, दो इक्वेशन। और यहाँ कुछ नहीं किया, ये सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आया है। x प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 20, √3 को h से मल्टीप्लाई तो √3h। पहला इक्वेशन आपके पास h और x में है, दूसरा इक्वेशन आपका x और h में है। आंसर बहुत ही इजीली है सॉल्व करना। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करना आता है, बिल्कुल आता है। अभी देखो कैसे, h की वैल्यू क्या है, √3x है। h की जगह आप √3x रख सकते हो, तो h की जगह आप √3x रखो, यहाँ पर √3x रखो। तो देखिए √3x रखते हैं, √3 और h की जगह √3x रखना है, √3x रखना है h की जगह पर। तो √3x h की जगह पर √3x रखना है, तो h यहाँ पर है √3x, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, x प्लस 20, x प्लस 20 आएगा, ये x प्लस 20 इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3x इक्वल टू x प्लस 20। तो x इधर आएगा, 3x यहाँ पर है, x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। भाई इधर आएगा तो माइनस होगा, 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गए तो 2 बचा, और ये 20 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 अपॉन 2 यानी 10। 2 10 जा 20, x इक्वल टू 10 मीटर। क्या आया x कितना है, 10 मीटर आया, x 10 मीटर आया। 10 मीटर मतलब ये 10 मीटर, भाई BC को ही तो x माना था, तो ये आंसर हमारा कितना है, 10 मीटर आया। मतलब क्या है, 10 मीटर। जो रिवर की कैनाल की जो वेध होगी, चौड़ाई, वो कितनी होगी, 10 मीटर होगी, ठीक। लेकिन आपसे वेध तो पूछा है, लेकिन आपसे हाइट भी पूछा है, आपसे हाइट भी पूछा है। तो हाइट पूछा है तो यहाँ देखो x की वैल्यू 10 आएगी, इस वैल्यू को यहाँ पे 10 रख दो बस। तो हाइट कितनी आ गई, हाइट यहाँ पर आ गई आपकी, यहाँ पे x की जगह 10 रखोगे तो 10√3 आ गई हाइट। तो आपकी हाइट भी आ गई यहाँ से 10√3। तो देखिए कितना सिंपल सवाल था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। दो इक्वेशन बनानी है आपको, दो इक्वेशन, दो ट्रायंगल में आप जब एक ट्रायंगल यह हो गया पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ये पूरा वाला लेंगे, दोनों ट्रायंगल में एक एक इक्वेशन बनेगी, उसको एलिमिनेट करके आंसर निकाल देंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो हाइट ऑफ द टावर है वो 10√3 आया है, और जो कैनाल है इसका जो वेध है, चौड़ाई, वो 10 मीटर आया है, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. देखिए ये कोई आपका ग्राउंड लेवल है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये कोई आपका ग्राउंड लेवल है। यहां पर एक 7 मीटर की टाल बिल्डिंग बनी हुई है, ये कोई बिल्डिंग है 7 मीटर की टाल बिल्डिंग, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। अब इधर केबल टावर सामने बना हुआ है, ठीक, इधर जो है सामने केबल टावर बना हुआ है ए बी। इस टावर का ये फुट है, ये टावर का टॉप मोस्ट पॉइंट है, ए बी टावर इधर बना हुआ है। इधर आपकी एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का हाइट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 7 मीटर दे रखा है। इस बिल्डिंग का हाइट कितना दे रखा है, इस बिल्डिंग का हाइट दे रखा है 7 मीटर। सामने इसके टावर बना हुआ है ए बी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इस बिल्डिंग से कितना है, इस बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर है 60 डिग्री, ठीक। एंगल ऑफ द एलिवेशन कहां से लेंगे, एंगल ऑफ द एलिवेशन या एंगल ऑफ द डिप्रेशन हमेशा 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 हॉरिजॉन्टल से लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से ड्रा कर देते हैं, और यहां से ये एंगल बताया है 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल से ही आपको लेना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री।
अब यहां से अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर द फुट बनाएंगे तो ये देखिए ऐसे बनाएंगे, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट कितना है 45 डिग्री आपको बताया है। कितना बताया 45 डिग्री बताया है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, फाइनली आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछा है। तो डिप्रेशन एंगल ऑफ द डिप्रेशन फ्रॉम द फुट यानी हॉरिजॉन्टल से लेंगे, हमेशा आपको हॉरिजॉन्टल से लेना है। तो ये एंगल ऑफ द एलिवेशन है तो ऊपर की तरफ देखो एरो जा रहा है 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ द डिप्रेशन है तो नीचे की तरफ देखो एरो आ रहा है, कितना है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। हाइट ऑफ द टावर आपसे पूछा, ये टावर का हाइट क्या होगा। ठीक, आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाइट ऑफ द टावर आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। अब एक चीज देखो, यहां पर ये 7 मीटर है, आपने अगर ये हॉरिजॉन्टली ड्रा किया है, इसके पहले ड्रा किया है, तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर होगी, ये भी तो 7 मीटर होगी भाई। इतना अगर इस बिल्डिंग का हाइट 7 मीटर है तो यहां से अगर हम हॉरिजॉन्टली ड्रा करेंगे यहाँ पर, तो ये पॉइंट आएगा कौन सा, सी पॉइंट आएगा। सी पॉइंट जो होगा बीसी की डिस्टेंस भी तो 7 मीटर ही होगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो बीसी भी होगी 7 मीटर। ठीक, एंगल ऑफ द एलिवेशन जो 60 डिग्री है उसमें एक पॉइंट है ए बी सी, इस पॉइंट को हम कहते हैं डी, जो बिल्डिंग पर है जहां से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। अब हमें 7 मीटर तो पता चल गया कि ये 7 मीटर है, ठीक है 7 मीटर है। ए सी बताना है क्योंकि पूरा का पूरा टावर का हाइट है ए बी, ए बी में से हमें बी सी पता है 7 मीटर, ए सी नहीं पता है, तो आपको ए सी बताना है, आपको सिर्फ ए सी फाइंड करना है। तो अगर आपको ए सी बताना है तो आपको इस जो 45 डिग्री का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इससे कोई मतलब ही नहीं बनता, सीधे हम इस एंगल में लगाते हैं ए सी डी। इस ए सी डी ट्राइंगल में हम ट्राइगोनोमेट्री लगाते हैं, ट्राइगोनोमेट्री का यूज करते हैं और यहां से ए सी फाइंड करेंगे बस, और ए सी में हम 7 मीटर को ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ द टावर आएगी। तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, हाइट ऑफ द टावर है यहाँ पर ए बी, ए बी है हाइट ऑफ द टावर, और ए बी बराबर है ए सी प्लस बी सी, जिसमें से ए सी हमें नहीं पता है लेकिन बी सी 7 मीटर है, तो 7 मीटर पहले लिख दिया, ए सी हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ए डी सी, ए डी सी ट्राइंगल में हम लगाते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, तो ये ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में ट्राइगोनोमेट्री लगाते हैं तो tan 60 लिखते हैं। tan 60 अगर इस एंगल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये जो साइड होगी ये वाली, ये क्या होगी एडजेसेंट साइड है, ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर यानी ए सी अपॉन बेस सी डी आ जाएगा। सी डी लिखो चाहे डी सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, ए सी कितना है, तो ए सी आपको पता ही नहीं, ए सी तो हमें पता नहीं। ठीक है, ए सी नहीं पता, सी डी पता है, सी डी बताइए। ए सी नहीं पता कि सी डी पता है, ए सी नहीं पता है। ठीक है, ए सी नहीं पता है, क्या सी डी पता है, सी डी भी नहीं पता है, ए सी भी नहीं पता, सी डी भी नहीं पता। ठीक है, ए सी भी नहीं पता, सी डी नहीं पता, तो हम यहां से tan 60 का वैल्यू, सी डी नहीं पता तो फिर नहीं पता तो ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक, tan 60 का वैल्यू यहां से कितना है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो यहां से आएगा ए सी अपॉन सी डी। तो यहां से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं ए सी कितना है, ए सी बराबर यहां से हो जाएगा √3 टाइम्स सी डी, √3 टाइम्स सी डी। ये इक्वेशन नंबर 1 हमें मिलेगा भाई। यहां से tan 60 का वैल्यू हमने लिख लिया, कितना आ गया tan 60 का वैल्यू √3 AC अपॉन CD। हमें लगा इसमें से कुछ ना कुछ तो पता होगा, AC तो हमें चलो निकालना है, CD पता होना चाहिए था लेकिन CD भी नहीं पता। अच्छा नहीं पता तो ठीक है, tan 60 का वैल्यू पता है, जितना पता है उतना लिखते हैं, और AC बराबर कितना हो गया √3 टाइम्स CD। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया बच्चे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन नंबर 1 ये आपका निकल के आ गया। अब हम ट्राइंगल BCD में लगाते हैं। ठीक, BCD ट्राइंगल में हम लगाते हैं, ट्राइगोनोमेट्री यूज करते हैं, शायद कुछ CD का कुछ यहाँ पर एक्सप्रेशन दिख जाए। ठीक है, इसीलिए 2 ट्राइंगल आपको डेफिनेशन इसीलिए दे रखा है। ठीक, तो एंगल इन ट्राइंगल किसमें BCD, BCD इन ट्राइंगल BCD में लगाते हैं। BCD ट्राइंगल में हम यूज करते हैं ट्राइगोनोमेट्री BCD ट्राइंगल में। तो BCD ट्राइंगल में कैसे यूज करेंगे, BCD ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD में
यूज करते हैं, तो tan 45 लिखते हैं। tan 45 क्या हो जाएगा, tan 45। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज ये दिख रही है कि tan 45 ये है, और जब tan 45 ये है तो इसके सामने वाली कौन सी साइड है, यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करेंगे भाई। यहाँ तो हम इस तरह के एंगल में डायरेक्ट कह देते थे सामने वाली, यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ना। हमने ये आपको सिखाया है पहले भी ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर में भी, कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको सामने वाली साइड आपको लेनी है, वही परपेंडिकुलर होगी बस। तो एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, BC है, तो यही परपेंडिकुलर होगी और बेस ये हो जाएगी। ठीक, तो tan 45 जो 45 डिग्री है वो परपेंडिकुलर, tan 45 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, तो परपेंडिकुलर BC और बेस कितना है, CD। ठीक, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो BC अपॉन CD। ठीक, यानी BC जो होगा तो CD के बराबर होगा। यहां से एक बात ये पता चली, यहां से क्या पता चला, BCD ट्रायंगल से पता ये चला, जब ट्राइगोनोमेट्री हमने लगाया कि BC और CD बराबर है। अगर BC जो कि 7 मीटर है और CD अगर बराबर है तो ये 7 मीटर है, तो इसका मतलब ये भी 7 मीटर होगी, यानी ये जो CD है ये भी 7 मीटर होगी। अगर ये 7 मीटर है CD, अगर CD 7 मीटर है, अगर ये 7 मीटर है तो CD का वैल्यू यहां पर रख देते हैं, तो हमें AC का वैल्यू मिल जाएगा, इतना वैल्यू मिल जाएगा AC का। तो AC कितना आ गया, AC आ गया यहां से, AC आ गया यहां से √3, AC आ गया। CD कितना है, CD कितना है, 7 मीटर, क्योंकि CD जो है वो BC के बराबर है और BC 7 मीटर पहले से ही है BC, तो ये भी 7 मीटर होगा। ठीक, तो 7√3, भाई CD की वैल्यू 7 होगी, तो 7√3, तो AC कितना आ गया, 7√3, यानी ये जो AC है वो कितना आ गया, 7√3, AC आ गया 7√3, और ये 7 पहले से दे रखा है, तो टोटल हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी, AB बताया ना, AB, तो AC कितना आ गया, 7√3, तो यहां लिख देते हैं 7√3। अब यहां से 7 कॉमन ले लो, तो √3 + 1, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी, AB, और AB कितना आ रहा है, √3 + 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाइट ऑफ द टावर यही हो जाएगी, √7 टाइम्स √3 + 1, दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर। तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कंप्लीट होता है। और हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बताया गया है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल the angle of depression of the two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको समझते हैं, पहले फिगर के हिसाब, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, लाइट हाउस एक प्रकार की बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत ऊंची, छोटी और ऊंची बिल्डिंग होती है लाइट हाउस। ठीक, इसको समझते हैं। और लाइट हाउस जो होता है वो किसी वाटर बॉडी के बगल में होता है, वाटर बॉडी में भी बनता है, वाटर बॉडी के बगल में होता है, लार्ज वाटर बॉडी। ठीक, तो ये एक हॉरिजॉन्टली हम ड्रा कर लेते हैं, और ये यहाँ पर हमारा लाइट हाउस है ये। ठीक, ये क्या है, लाइट हाउस है। ये ए भी हमारा एक लाइट हाउस है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। हाइट ए बी की कितनी दे रखे हैं, सवाल में मेंशन है 75 मीटर। ए बी की हाइट 75 मीटर दे रखे हैं, हाँ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है 75 मीटर है। ठीक, अब यहां पर हमने कहा कि जो लाइट हाउस होता है वो वाटर बॉडी के किनारे बना होता है। ठीक, वाटर बॉडी के किनारे भी होता है साइड में, और वाटर बॉडी में भी लाइट हाउस बना होता है। बेसिकली जो बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं उसमें जो सब जब शिप जो है ट्रेवल करते हैं, शिप्स या जहाज ट्रेवल करते हैं, तो उनको नेविगेशन देने के लिए लाइट हाउस बनाए जाते हैं। ठीक, तो लाइट हाउस इधर बना हुआ है और इधर वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डैश डैश लाइन करके कि हाँ वाटर बॉडी है, और इधर शिप है। तो दो शिप बनाए गए हैं, आप बताया गया है कि दो शिप है, एक शिप यहां पर है सी शिप और एक है डी शिप।
ए बी नाम रख चुके हैं लाइट हाउस का। तो एक सिप है सी और एक सिप है डी। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है सी और डी का वो 30 और 45 डिग्री है। तो ये सिर्फ हमारा सी है और ये डी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन सी और डी का कितना है? 30 और 45। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे ड्रा करेंगे? सबसे पहले आप नॉर्मल ये हॉरिजॉन्टल ड्रा करोगे। हॉरिजॉन्टल ड्रा करने के बाद क्या करना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें ड्रा करना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ड्रा करने के बाद हॉरिजॉन्टल से ही डिप्रेशन ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल से ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रा करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल से ही ड्रा होगा, ठीक, जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रा। तो हॉरिजॉन्टल यहां पर है। अब ये जो 30 डिग्री है, पहला जो सिप है इसका जो है एंगल कितना दे रखा है? इसका 45 डिग्री है और इसका कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ये 45 है, ये पूरा 45 है और ये थोड़ा 30 डिग्री है, ठीक। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर दे रखे हैं। ये जो पूरा है, पूरा का पूरा एंगल ये 45 डिग्री है इस वाले सिप का, और ये जो है आपका 30 डिग्री जो है इस वाले सिप का जो है 30 डिग्री, यानी दूसरे सिप का 30 डिग्री है। इसमें यही बताया है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन रखा है। इफ वन सिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो लाइट हाउस के एक ही साइड में एक सिप अगर दूसरे सिप के बिहाइंड में है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिप्स। तो दोनों सिप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यानी सी और डी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। बेसिकली सी और डी सिप हैं, तो सी डी आपको बताना है, ठीक है। फाइनली आपको सी डी फाइनल बताना है। सबसे पहली बात तो हमें ये जानना होगा यहाँ पर वो ये कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। भाई ट्रायंगल जो ट्राइगोनोमेट्री को हम यहाँ पर यूज करेंगे, बेसिकली ट्राइगोनोमेट्री को यूज करके इस फिगर से हम आंसर सॉल्व करेंगे। तो हम इन एंगल को पता करना बहुत जरूरी है, तभी तो हम यहाँ पर ट्राइगोनोमेट्री यूज कर पाएंगे। तो देखिए आप इस एंगल से जो एंगल ये होगा वही एंगल ये बराबर होगा। कैसे? देखिए ये पूरा का पूरा 45 डिग्री है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा एंगल कितना होता है? ये पूरा होता है 90 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी तो 45 होगा, तभी तो 90 बना होगा। ये तो 90 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में 90 डिग्री है। ये 45 है तो ये 45, अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये 90 है, ये 45, तो ये भी 45 होगा। तो ये हमारा एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। ये हमारा एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया, ठीक। अब यहां से देखते हैं ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। पूरा कितना है? 90 डिग्री। इतना 30 है तो इतना कितना होगा? 60 होगा। ये 90 है, ये 60 है, तो 9 6 15 यानी 150, और 180 होता है ट्रायंगल के एंगल का सम। तो ये कितना होगा? 30 हो जाएगा, ठीक। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से आंसर निकालना बहुत ही सिंपल है, ठीक। देखिए कैसे यहां से आंसर निकालना सिंपल इस तरह से है कि हमें बेसिकली CD पता करनी है। हमें क्या पता करना है? हमें CD पता करनी है। CD क्यों पता करनी है? भाई एक सिप C है, एक सिप D है, और सिप के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा गया है, ठीक है। ABC ट्रायंगल में सबसे पहले ABC ट्रायंगल में आप देखो, ट्रायंगल ABC में देखो क्या है। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में आप देखो, tan थीटा लगाते हैं, tan कितना? tan 45 लगाते हैं। tan 45 कितना होगा? tan 45 होगा परपेंडिकुलर। अगर इस एंगल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी AB, ठीक है, परपेंडिकुलर AB। और बेस कितना होगा? BC। लेकिन tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 अपॉन हो जाएगा AB अपॉन BC। इससे पता क्या चला? इससे यह पता चला कि AB जो है और BC जो है वो बराबर है। इससे यह पता चला कि AB और BC बराबर है। कोई tan 45 की 1 होगी, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AB और BC बराबर है। यानी जितना AB है 75 मीटर, उतना BC है 75 मीटर, यानी ये 75 मीटर है, ठीक। ओके, यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 75 मीटर। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AB BC बराबर है, जबकि AB 75 मीटर है, तो BC भी हमारा 75 मीटर होगा, ठीक। अब हम ट्रायंगल ABD में लगाते हैं। इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में हम tan थीटा लिखते हैं, tan 30 लिखते हैं, tan 30। ABD ट्रायंगल में tan 30, ये 30 डिग्री है ना,
तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और tan का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया AB, और बेस कितना हो गया, पूरा का पूरा बेस लिखेंगे, यानी B और D, BD, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB कितना है, AB हमें पता है 75 है, AB तो हमें पता है 75 है, और BD कितना है, तो BD है BC प्लस CD, BD है BC प्लस CD, ये तो है। BD को क्या लिखेंगे, ये पूरा BD है, BD है BC प्लस CD, ठीक। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, इधर लिखेंगे 75, और ये आ गया BC। BC कितना है, तो देखो आप AB BC बराबर है और 75 के बराबर है, तो BC की जगह 75 लिख सकते हो। और CD कितना है, CD तो निकालना है, CD ही तो निकालना है। तो देखो यहाँ से CD निकल आएगा कि नहीं आएगा, इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आता है, यहाँ से 75 प्लस CD, 75 प्लस CD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 प्लस CD से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 75√3, 75 इंटू √3, ठीक। यहाँ से कितना आया, CD कितना है, तो CD आया 75√3, और इधर 75 लाएंगे तो माइनस कर जाएंगे, तो CD यहाँ से कितना आया, CD आया 75 को कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1, ठीक। 75 को यहाँ से कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 अंदर बचा, 75 इंटू √3 आ गया, 75 इंटू 75, ठीक। तो यह हमारा CD आ गया। क्या हमारा आंसर आ गया, क्या दोनों शिप के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, CD थी, यही हमें निकालनी थी। और ये कितनी आ गई, 75 इंटू √3 माइनस 1, ये हमारी डिस्टेंस आ गई इनके बीच की। तो यही हमारा जो है डिस्टेंस होगा दोनों शिप के बीच का, यानी शिप C और शिप D के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 75 इंटू √3 माइनस 1, ठीक। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि जो लाइट हाउस होता है वो मैंने पहले ही आपको बताया है। लाइट हाउस क्या होता है, तो लाइट हाउस एक नेविगेशन सिग्नल देने के लिए जो है बड़ी वाटर बॉडीज के किनारे पर बनाया जाता है, कभी कभी वाटर बॉडीज के अंदर भी बनाया जाता है लाइट हाउस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of a girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. See in the figure 9.13. फिगर बनाना नहीं है, क्यों, पहले से बना हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, डिस्टेंस बतानी है, ठीक। तो पहले जो फिगर आपको बनाया के दिया गया है क्वेश्चंस में, उसको पहले ड्रा कर लेते हैं, ठीक। ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये गर्ल है, 1.2 मीटर इसका हाइट है गर्ल का, ठीक। ऐसे बना दिया है, 1.2 मीटर इस हाइट का है गर्ल का, ऐसे नहीं बनाते। तो इसका हाइट कितना है, 1.2 मीटर, ठीक। यहां से बलून को ये स्पॉट कर रही है। बलून का हाइट कितना है, कितना हाइट पर, 80। बलून जो है कितने हाइट पर है, अभी बलून का हाइट है 88.2 मीटर की हाइट पर बलून जो है इस समय है, ये बलून है, ठीक। हॉरिजॉन्टल से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखें यहां पर तो कितना है, 60 डिग्री, यही तो बनाया यहां। हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब ये बलून जो है विंड की स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, तो किसी इंस्टेंट पर बलून जो है यहां पर बढ़ के ये क्या हो जाता है, यहां पर हो जाता है, बलून यहां आ जाता है। तो इस समय इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, इस समय इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 30 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल से होगा इस समय वो कितना होगा, 30 डिग्री।
और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन इनिशियल था वो 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ठीक। लेकिन इसकी हाइट थोड़ी ना कम हो जाएगी, ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तो अभी भी तो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेगा, तो हाइट थोड़ी ना कम हो जाएगी। लेकिन इस बीच में जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वो यहां से यहां तक ट्रेवल किया, यानी ए भी डिस्टेंस अगर मान लेते हैं कि पहले ए पर था अब बी पर आ गया, ठीक। और ये जो गर्ल है इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, ठीक। तो आप एक चीज देखो यहां से सी और डी, यहां पर जो ये खड़ी है पॉइंट पर इसे हम डी मान लेते हैं, ठीक। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि बलून जितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था उतनी ही ऊंचाई पर उड़ेगा, यानी 88.2 मीटर की ऊंचाई पर बलून था, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर बलून उड़ के थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ जाएगा, ए से बी पर चला जाएगा। उस केस में एंगल ऑफ जो एलिवेशन हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा, पहले 60 डिग्री था। इस गर्ल का हाइट 1.2 मीटर दिया गया है, आपसे पूछा ये गया है कि इस बीच में जो बलून उड़ के यहां से यहां तक गया है उसके बीच का डिस्टेंस बताइए। यही तो पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, कठिन नहीं, बहुत सिंपल है। कैसे फिगर समझ में आ जाए तो बहुत सिंपल सवाल है, समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये आप देखो कि बलून 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है, ग्राउंड से देखते हैं, देखने पर ग्राउंड से देखने पर 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है, ठीक। अगर हम एंगल कोई भी एंगल लगाएंगे, जो भी tan थीटा tan लेंगे तो 30 डिग्री जैसे लेते हैं तो सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है, और ये हो जाता है बेस। तो बेस तो पूरा ये लेना पड़ेगा, लेकिन परपेंडिकुलर क्या पूरा ले सकते हैं, पूरा पूरा ये परपेंडिकुलर बिल्कुल नहीं ले सकते हैं आप। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि लड़की का हाइट पहले से ही 1.2 मीटर ऊपर है, ठीक। तो यहां से आपने ऑब्जर्वेशंस किया है तो हॉरिजॉन्टल लेवल यहीं से तो बनेगा, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल लेवल अगर यहीं से बनेगा तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल लेके जाएंगे और यहां पर हम टच करेंगे, ये यहां पर आएगा, ठीक। तो ये जो 88.2 मीटर पूरा हाइट था, 88.2 मीटर पूरा हाइट था, 88.2 मीटर, लेकिन यह हाइट 1.2 मीटर, लड़की का हाइट है 1.2 मीटर, तो ये भी तो 1.2 मीटर होगा, ये भी तो 1.2 मीटर होगा भाई, जितना हाइट इसका होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो ये अपने आई से करेगी ना, और इसका हाइट 1.2 मीटर है, तो 1.2 मीटर अगर हाइट है तो ये भी तो 1.2 मीटर होगा, ये भी तो 1.2 मीटर होगा। तो अगर जब हम एंगल लगाएंगे, जब यहाँ पर ट्रायगोनोमेट्री वाला जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उसके लिए जो परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे वो पूरी थोड़ी ना ले लेंगे, जब ऑब्जर्वेशन यहाँ से कर रहे हैं तो 1.2 माइनस करना पड़ेगा इसमें, 82.2 में से 1.2 तो माइनस करेंगे भाई, ये तो हमारे किसी काम की नहीं थी, ये भी हमारे किसी काम की नहीं थी, इससे हम थोड़े लेंगे। अब यहाँ पर हम लगाएंगे तो इसमें ऐसा थोड़े ना 88.2 लिखेंगे तो पूरा हो जाएगा, हमें इतना ऑब्जर्व करना है सिर्फ। तो 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे, और 88.2 में से अगर 1.2 माइनस कर दो तो 87 आता है। क्यों? दो में से दो गए, कुछ नहीं बचा, 8 में से 7 और 8 87 आता है, 87 मीटर। तो इसे हम 88 पॉइंट न मान के इसे क्या कहेंगे, ये हो गए 87, यानी 87 मीटर। ये कितनी हो गई? 87 मीटर। यहां तक हो गई, सिर्फ ये यहां तक हम ऑब्जर्व करेंगे बस, ठीक। यहां तक हम ऑब्जर्व करेंगे, इसे हम मिटाल देते हैं, ये हमारे किसी काम करेंगे। अब ये ए और बी, ये ठीक। अब देखिए कैसे इस सवाल में आता है। सबसे पहले ए बी सी डी और ई। अब हम ट्रायंगल ए बी इस ट्रायंगल में लगाते हैं, ए सी डी, ए सी डी ट्रायंगल में हम लगाते हैं, ए सी डी ट्रायंगल में लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल ट्रायगोनोमेट्री का यूज करते हैं, ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी ट्रायंगल में देखिए क्या है, tan थीटा लिखेंगे तो ये पूरा कितना एंगल है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है भाई, पूरा एंगल 60 डिग्री है। तो tan 60 लिखेंगे, tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये एंगल ऑब्जर्व कर रहे हो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर यानी ए डी परपेंडिकुलर। और बेस कितना हो जाएगा, तो ए और सी, ये बेस हो जाएगा ए सी। एडी पता है? हाँ बिल्कुल, एडी तो पता है, 87 मीटर, एडी 87 मीटर। क्या एसी पता? एसी नहीं पता हमें एसी नहीं पता, एसी लिख देते हैं। tan 60 का वैल्यू √3 होता है,
87 अपॉन AC। तो यहां से AC कितना आ गया, AC यहाँ कितना आ गया 87 अपॉन √3। ये आपका AC आ गया, AC कितना आ गया 87 अपॉन √3 आ गया। इसको आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो, 87 अपॉन √3 को क्या लिख सकते हो, देखो कैसे, 87 अपॉन √3 लिखा है, 87 अपॉन √3 लिखा है, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जब √3 से √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 3 दूना 6, 2 बचा 3 27, यानी फाइनली आप 29 √3 लिख सकते हो। 87 √3 को क्या लिख सकते हो, 29 इंटू √3। तो आप AC को ऐसे लिख दो फाइनली 29 √3, ये आप AC को लिखो, ना कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। जितना आंसर सिंपल फॉर्म में रहेगा उतना सही रहेगा, ठीक है। तो AC जो है 87 अपॉन √3 से, 87 अपॉन √3 से AC 29 अपॉन √3 कैसे आया, ये आप देख सकते हो, यहां से आया, ठीक, रैशनलाइजेशन करने से आया। अब हम ट्रायंगल BCE में लगाते हैं, BCE, BCE एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक। तो ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCE tan 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी BE परपेंडिकुलर। बेस कितना होगा, पूरा का पूरा बेस होगा 20, लेकिन BE तो पता है हमें 87 है भाई, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो 87 है। लेकिन BC कितना है, तो BC बराबर है BA AC, BA प्लस AC, ठीक। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3, 87। BA कितना है, BA तो हमें निकालनी है भाई, BA तो निकालनी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बलून। तो DE और AB बराबर है, तो BA लिखो चाहे AB लिखो, यही तो निकालना हमें, प्लस AC कितना है, AC हमें नहीं पता, AC पता है हमें, ये जो AC है ये हमें पता है, बिल्कुल नहीं, अरे बिल्कुल पता है, ये देखो AC लिखा हुआ है यहाँ 29 √3। तो AC की जगह 29 √3 लिख सकते हैं, AC की जगह 29 √3 लिख सकते हैं कि नहीं रख सकते, 29 √3। तो यहाँ से AB निकलेगा या BA निकलेगा, वही हमारा आंसर होगा। इससे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करेंगे तो कितना आएगा, BA प्लस 29 √3, BA 29 √3 प्लस है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, फिर 87 यहाँ है, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 √3, 87 √3, ठीक। अब आप यहां से एक चीज देखो कि BA कितना आ गया, B आ गया 87 √3 माइनस 29 √3। तो 87 में से 29 गया, √3 कॉमन ले लो, 87 में से 29 निकाल दो, 17 में से 8 9 गए, 8 9 17, और 7 में से 2 गए 5, 58 इंटू √3। तो AB लिखो चाहे AB लिखो, AB लिखो चाहे BA लिखो, तो BA लिखा हुआ तो BA लिखो, चाहे AB लिखो, तो हमने AB लिख दिया, यही आपका आंसर है। यही तो पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो AB होगा या BA, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है। 58 √3 यानी 58 √3। तो ये जो डिस्टेंस आपका आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा 58 √3, 58 √3, यही हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, मीटर। तो इस इंटरवल में जो बलून ट्रेवल करेगा D से E वो होगा 58 √3। क्वेश्चन नंबर 14 यहां से कंप्लीट होता है और हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर।
A man is standing at the top of the tower. Observe a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखिए क्या है सवाल में, क्या है ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक। यहां पर एक कोई टावर बनाया गया है, ये आपका टावर है। टावर क्या है? टावर का नाम रख देते हैं ए बी, ठीक। इस टावर पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, इस टावर पे ऑब्जर्व, ये मान के चलते हैं कोई पर्सन है, 0 हाइट है, ठीक, मान लेते हैं यहां पर कोई है, एज्यूम कर लेते हैं जस्ट से, यहां पर कोई खड़ा हुआ है और वो खड़ा है, और ये क्या है? ये ग्राउंड लेवल है, लेकिन ये एक हाईवे है, हाईवे, ये क्या है? हाईवे है, ठीक। ये अगर हाईवे है और ये हाईवे टावर पे जाके खत्म होता है, यहाँ पर टावर है, ये हाईवे टावर पे जाके खत्म होता है। एक कार इधर से चलती है, एक कार इधर से चलती है, ठीक, एक कार इधर से चलती है। थोड़ी देर बाद जब अगर कार चलती है तो इसमें यूनिफॉर्म स्पीड है, चल रही है तो चल रही, ठीक है, चलने दो। थोड़ी देर बाद क्या होगा? यहाँ पर थोड़ी देर बाद ये कार यहां से यहां पर आ जाएगी, कार जो होगी वो यहां से यहां पर आ जाएगी। तो इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से देखें तो कुछ और होगा, यहां से देखें कुछ और होगा। अभी फिलहाल हम बना रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो इन कार को हम एक पॉइंट के माध्यम से भी समझ सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक। तो अब थोड़ी देर बाद यहां से यहां आ जाएगी, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वहां पर कुछ और होगा, यहां पर कुछ और होगा। अब आपसे सवाल ये किया गया है कि कुछ टाइम में यहां से यहां तक आएगी, तो बताओ कितने टाइम में यहां से फुट ऑफ द टावर तक आएगी। अब हम इन कार को नहीं बनाते हैं, हम यहाँ पर एक पॉइंट रख देते हैं कि हाँ चलो ये कार है, ये वाली, ठीक, पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये कार यहाँ पर थी ए पोजीशन पर, और थोड़ी देर बाद जो है, जो समय दिया है यहाँ, बी पोजीशन पर आ गई। तो ये ए पोजीशन पे कार थी और बी पोजीशन पे आ गई, कितने टाइम में आ गई? यहाँ पर टाइम आपको दे रखा है, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. ये 6 सेकंड के टाइम में यहां से आता है। कैसे? देखिए, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आप ड्रा करेंगे तो हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे। हॉरिजॉन्टल से क्या है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रा करेंगे, तो फाइनली जो है एंगल ये 60 डिग्री बन गया पूरा, और ये जो हाफ दे रखा है वो कितना दे रखा है? हाफ आपको 30 डिग्री दे रखा है। तो ये जितना होगा हाफ एंगल उतना ही ये होगा 30 डिग्री, और ये जितना फुल होगा ये 60, उतना ही ये एंगल होगा 60 डिग्री। अब ये हम बहुत बार समझा चुके हैं कि ये 30 है तो ये 30 क्यों होगा, और ये 60 है तो ये 60 क्यों होगा, कई बार हम समझा चुके हैं, ठीक। ये ए और बी कोई पॉइंट में ये कार है, मान के चल रहे हैं हम कि एक कार जो थी, कार जो जा रही है वो किसी समय ए पॉइंट पर थी और थोड़े समय के बाद बी पॉइंट पर आ गई। वो थोड़ा समय कितना लगा? वो थोड़ा समय लगा 6 सेकंड में। 6 सेकंड के बाद आपको कार जो है ए से बी पर लगेगी, ठीक। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। और इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, बी पॉइंट से, बी पॉइंट से, बी पॉइंट से ए बी सी डी, ठीक। बिल्डिंग का नाम जो है, ये टावर का नाम सी डी है, ठीक। तो इस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगा? फाइंड द टाइम टेकन बाय द, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर क्या है? सी है, तो बी से सी तक आने में यहां पर टाइम कितना लगा, ये आपसे पूछा गया सवाल है। फिर से हम बता दे रहे हैं सवाल को
ये कोई आपका फुट ऑफ द, ये कोई टावर है, टावर के ये फुट है और टावर का कोई टॉप पॉइंट है। टावर के टॉप पर कोई भी पर्सन है वो ऑब्जर्व कर रहा है, ये हाईवे बना हुआ है, सामने से कार आ रही है, किसी टाइम टी पर कार ए पॉइंट पर थी, उसने ये ऑब्जर्व किया, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था तो ये भी 30 डिग्री होगा। फिर थोड़े समय के बाद यानी 6 सेकंड के बाद फिर इसने ऑब्जर्व किया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बना तो ये भी 60 डिग्री बनेगा। अब कहने का मतलब ये है कि बी पॉइंट पर जब वो कार थी तो कार बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचेगी, जाएगी, वही यूनिफॉर्म स्पीड है तो बी से सी तक पहुंचेगी। ठीक है, पूछा जा रहा है कितने समय में बी से सी तक पहुंचेगी, आपको सिर्फ इतना बताना है। कैसे सवाल करेंगे, बहुत सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। दो ट्रायंगल यहाँ पर बन रहे हैं, एक ट्रायंगल तो ए सी डी है, दूसरा है बी सी डी है। दोनों ट्रायंगल में हम कुछ लगाते हैं, देखते हैं कोई ना कोई रिलेशन तो निकल के आएगा। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल ए सी डी में लगाते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल में क्या लगेगा, ए सी डी ट्रायंगल में tan लिखते हैं, सबसे पहले tan 30 लिखते हैं। tan 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर, तो इस एंगल को ऑब्जर्व करो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी सी डी परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो जाएगा, बेस पूरा ए सी हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो पूरा बेस लेना पड़ेगा आपको। तो ए और सी ये बेस हो जाएगा ए सी। सी डी कितनी है, सी डी तो हाइट ऑफ द टावर है, उसमें कोई फर्क नहीं। हाइट ऑफ द टावर है सी डी अगर हाइट ऑफ द टावर है तो हाइट ऑफ द टावर अगर हम एच लिख दें, नाम भी दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो, तो हम यहाँ पर चलो नाम लिख लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। हाइट ऑफ द टावर हम एच कह लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सी डी हम एच कह लेते हैं। और ए सी कितना है, ए सी है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। क्या ए बी पता है, नहीं पता। बी सी पता है, बी सी भी नहीं पता, बी सी भी नहीं पता, लेकिन tan 30 का वैल्यू पता है हमें, ठीक। अगर आप नाम ना दे तो ज्यादा सही रहेगा, अगर इस केस में आप नाम नहीं देते हैं तो भी सही रहेगा, क्योंकि यहां से क्या होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट आपका सी डी लिखा होगा, तो उस केस में क्या होगा कि सबकी लेंथ यहाँ पर लिखी होगी, ठीक। तो नाम नहीं देते हैं, इसको आप एच हाइट में डाल देते हैं, इससे ज्यादा इजीली होगा समझने में आपको। ये सी डी टावर है तो सी डी को सी डी ही रखते हैं, ठीक। tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3 और सी डी अपॉन ए बी प्लस बी सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू √3 सी डी। ये एक इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक। क्या मिल गया, ये एक इक्वेशन आपको मिल गया। अच्छा, ए बी की बात करें जरा, इस ए बी को ऑब्जर्व करो। ए से बी तक कार आने में कितना समय लगाती है, 6 सेकंड लगाती है। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस ए और बी है तो डिस्टेंस की जगह हम ए बी लिख सकते हैं और टाइम की जगह 6 सेकंड लिखते हैं, 6 सेकंड आने में लगा 6 सेकंड। तो स्पीड कार की क्या है, नहीं समझ में आया। अरे स्पीड कार की क्या समझ में आई, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस कितना है, ए बी, डिस्टेंस कितना है ए बी, तो ए बी लिख दिया हमने। टाइम कितना लगा, टाइम 6 सेकंड लगा टाइम, तो स्पीड होगी ए बी अपॉन 6, यानी कार की स्पीड कितनी है, ए बी अपॉन 6 लिख सकते हैं। अरे स्पीड कितनी है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं, लेकिन स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, बस डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में। तो यहाँ डिस्टेंस ए बी है, टाइम 6 सेकंड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो, स्पीड कितनी है ए बी अपॉन 6, यानी कार की स्पीड ए बी अपॉन 6 है, इतना हमें पता है। इतना पहले आप पचाओ कि हाँ कार की स्पीड जो है वो ए बी अपॉन 6 है, इतना समझ में आना चाहिए पहले, ठीक, सवाल को लगाने के लिए, ठीक है। तो ए बी अपॉन 6 कार की स्पीड है, याद रखना। यहां भी ए बी अपॉन 6 ही कार की स्पीड होगी, स्पीड नहीं चेंज होगी। अच्छा क्यों नहीं चेंज होगी, सवाल में लिख के रखा है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसलिए चेंज नहीं होगी। तो यूनिफॉर्म स्पीड ए बी अपॉन 6 होगी, ठीक। अगला देखते हैं, इस ट्रायंगल में लगाते हैं, बी सी डी ट्रायंगल में हम लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल बी सी डी ट्रायंगल में लिखते हैं tan 60 डिग्री हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगी tan 60 परपेंडिकुलर यानी सी डी, बेस बी सी हो जाएगी। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, सी डी अपॉन बी सी,
यहां से क्या इक्वेशन मिला, CD कितना मिला, यहां से CD मिला √3BC, CD मिला हमें यहां से √3BC, ठीक। फिर tan 60 की वैल्यू √3 होती है, CD/BC, CD क्या परपेंडिकुलर, बेस है BC, तो CD/BC। अब √3 को BC से मल्टीप्लाई करो, √3BC और CD के बराबर आ गया। CD बराबर कितना होगा, √3BC। तो CD हमारा क्या निकल के आया, CD हमारा निकल के आया √3BC निकल के आया। और यहां पर जो इक्वेशन नंबर 1 है ये मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। टाइम निकालना है यहां से, जरा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, टाइम निकालने का फॉर्मूला चाहिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम उधर जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। टाइम निकालने का तो फॉर्मूला ये होना चाहिए। अब टाइम निकालने का, और यहां से यहां तक का टाइम निकालना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है BC, लिखो लिखो BC लिखो, BC लिखा। अच्छा स्पीड क्या है, स्पीड बताओ, स्पीड कहाँ, स्पीड तो दे नहीं रखा। अरे ये अभी स्पीड निकालो, AB/6 ये स्पीड होगी, यही तो यहां मेंशन करनी। तो स्पीड हो गया AB/6, AB/6 अगर करोगे तो फाइनली ये कितना आएगा, 6BC/AB, 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक। 6BC अपॉन जो स्पीड आपकी आएगी वो कितनी आएगी, 6BC/AB, ठीक। 6BC/AB, स्पीड नहीं, टाइम, टाइम कितना आएगा 6BC/AB, ये टाइम आपका आएगा, ठीक। लेकिन टाइम तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में चाहिए, टाइम तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में चाहिए। तो यहां से देखिए कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, यहां से इन दोनों इक्वेशन से कुछ एलिमिनेशन हो रहा है, बिल्कुल एलिमिनेट हो रहा है, बिल्कुल एलिमिनेट हो रहा है। देखिए कैसे, CD कितना आया है, √3BC। भाई CD यहां पे देखो √3BC आया है कि नहीं आया, इस CD की जगह रखेंगे, ये जो इक्वेशन 1 में, ये जो इक्वेशन नंबर 2 में आया है CD, इसकी वैल्यू यहां पर रखेंगे तो कुछ एलिमिनेशन होगा। CD की जगह आप क्या लिख सकते हो, CD की जगह रख सकते हो √3BC, यहां पर रखो √3BC, तो आएगा AB प्लस BC इज इक्वल टू AB प्लस BC √3, और CD नहीं लिखना, CD की जगह आपको √3BC रखना है, √3BC, तो √3BC रखना है, ठीक। ये √3BC रखा है। यहां से आप लिख सकते हो AB प्लस BC इज इक्वल टू √3 कितना हो गया, 3BC, 3BC इधर BC जाएगा तो AB कितना आ जाएगा, AB इज इक्वल टू 3BC, इधर BC जाएगा तो माइनस जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस जाएगा, तो BC, तो AB कितना आ गया, AB आ गया 3BC में से BC निकाल लेंगे तो 2BC आ गया। AB की जगह कितना रख सकते हो आप, AB की जगह 2BC रख सकते हो। यहां पर जो आया है टाइम कितना है, टाइम आया है, टाइम आपका कितना आया है, टाइम आपका आया है 6BC/AB, ये टाइम आया है कि नहीं आया, 6BC/AB, और AB की जगह आप रख सकते हो 2BC, रख सकते हो, इस AB की जगह 2BC रख सकते हो, ये 2BC, ठीक। तो इस AB की जगह 2BC रख सकते हो, 2BC लिख सकते हो। BC से BC कैंसिल हो गया, और 2 1 2, 2 3 6, तो टाइम कितना आ गया, टाइम कितना आ गया, 3 सेकंड आ गया, ठीक। 3 सेकंड आ गया आपका टाइम, टाइम आपका 3 सेकंड आ गया। यानी यहां से यहां तक कार आने में, B पॉइंट से C पॉइंट तक कार आने में कितना समय लगाएगी, 3 सेकंड का समय लगेगा, ठीक। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, सबसे पहले बहुत छोटी सी बात हमें ये समझ लेनी है सवाल में, कि सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ स्पीड और डिस्टेंस और टाइम का लगेगा। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि कांस्टेंट स्पीड। अगर इस यहां से ए और बी के बीच में अगर स्पीड पता चल गई तो बी और सी के बीच में भी वही स्पीड होगी। क्यों होगी, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां का समय हमें दे रखा था और डिस्टेंस ए बी है पता है, तो भाई डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड करते हैं, जब किसी कोई भी कंडीशन हो, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो पर्टिकुलर डिस्टेंस जो चला है
तो कार ए से बी तक आई थी, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस ए बी को ऐसे 6 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर स्पीड निकल आएगी। स्पीड इज इक्वल टू ए बी अपॉन 6 आ गई। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस कितना है BC और इसके बीच की स्पीड चाहिए, तो इसकी स्पीड इसके बीच की लिखो चाहे इसके बीच की लिखो बराबर ही होगी। तो डिस्टेंस कितनी थी BC डिस्टेंस है और स्पीड हमें AB अपॉन 6 पहले से पता है, ये आ गया। तो टाइम कितना आ गया 6 BC अपॉन AB, 6 BC और BC और AB का जो आपका रिलेशन है वो ये दो इक्वेशन आपको देंगे, एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है AB और BC। जो AB और BC का रिलेशन है वहां से एलिमिनेट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो टाइम कितना लगा, यानी B पॉइंट से C पॉइंट तक फुट ऑफ द टावर तक जाने के लिए कार को कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। आई होप आपको ये चीजें अच्छे समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, आपका ये पूरा क्वेश्चन नंबर 15 है। और अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower are in the same straight line with its are complementary, यानी एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, यानी प्रूव करना है यहाँ पे कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो 6 मीटर है। देखिए सवाल क्या बताया गया है, ये हमारा बेस है, यहां पर ये टावर खड़ा हुआ है। ठीक, टावर का हाइट बताया है कि नहीं बताया है, टावर का हाइट नहीं बताया है, लेकिन जो 2 पॉइंट आपको बताया है, इस टावर से 2 पॉइंट को ऑब्जर्व किया गया है। ठीक, जिन दोनों पॉइंट को ऑब्जर्व किया जा रहा है वो दोनों पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस A पॉइंट को और B पॉइंट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है कोई। ठीक है, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है। अगर आप एक चीज देखो तो यहां से हॉरिजॉन्टल अगर हम ड्रा करते हैं यहां से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री, यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दे नहीं लिखा है। अच्छा, एक पॉइंट जो पास वाले पॉइंट का डिस्टेंस है यहां से CD एक टावर है, पास वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस टावर के फुट से है वो 4 मीटर पर है, यानी ये डिस्टेंस जो है 4 मीटर है। और दूर वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है, 9 मीटर है। दूर वाले पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो 9 मीटर है। तो 9 मीटर हम ना लिखे, 9 मीटर ना लिख के हम 5 मीटर लिख दिए। AB जो 5 मीटर, भाई 5 और प्लस 4 9 मीटर हो जाएगी। तो 9 मीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं, 9 मीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप चाहो तो 9 मीटर ना भी लिखो, AB को सिर्फ आप 5 मीटर लिख दो बस। ये जो 5 मीटर है डिस्टेंस है, AB के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। ठीक है, पूरा 9 मीटर तक रखा है, ये 4 मीटर तक रखा है, यही तो रखा है। Tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and the same straight line, in the same straight line में 2 पॉइंट को ऑब्जर्व किया गया। ठीक, with it are complementary, यानी जो एंगल ऑफ और हाइट आपको प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये जो हाइट ऑफ द टावर है CD, ये H वो 6 मीटर है। ये प्रूफ करना है, ये दे नहीं रखी है, ये प्रूफ करना है। ठीक, हमने इसमें लिख दी है, लेकिन ये प्रूफ करना है आपको कि हाइट 6 मीटर होगी। ठीक है, हम प्रूफ करेंगे इस हाइट को कि हाइट 6 मीटर होगी। लेकिन सबसे पहले बात तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है, सबसे पहले तो हमें यही पढ़ना है ना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ये तो प्रूफ करना है हाइट 6 मीटर होगी। लिख लेते हैं यहाँ पर कि हाइट हमें प्रूफ करना है, 6 मीटर हाइट प्रूफ करना है। ठीक है, अभी हम प्रूफ करते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तभी तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर ड्रा कर पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है वे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है।
यानी ए और बी दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक, तो ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो ये ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो मान लेते हैं कि ये एंगल जो है, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये वाला एंगल हम मान लेते हैं 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल हम मान लेते हैं थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल 90 है, थीटा है, ये एंगल वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब देखिए कैसे, क्या 90 माइनस थीटा और थीटा कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों को जोड़ के देखते हैं। तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। दोनों एंगल का सम कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, आप इस एंगल को थीटा ना मान के आप एंगल ए मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए। ठीक, ये हो जाएगा 90 माइनस ए। तो उसमें कोई वो नहीं है, अलग बात नहीं है, नई बात नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो। थीटा हमने इसलिए माना क्योंकि एंगल को जनरली थीटा ही मानते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब आपको ये पता होगा कि अगर ये पूरा का पूरा एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा, भाई पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा अगर 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, तो पूरा 90 है और इसमें से 90 माइनस थीटा निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। ये थीटा, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, इतना तो हमें आता है। ये स्टेप कितनी बार आ चुका है ट्राइगोनोमेट्री में, और ये स्टेप अब आखिरी बार आ रहा है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसे होता है। जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होगा। ठीक, तो ये 90 माइनस थीटा है और ये थीटा है। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। ये टावर लगा हुआ है सामने, और इस टावर का हाइट कितना है, सी डी हाइट। ठीक है, दो पॉइंट लिए हैं यहां से, एक बी और एक ए। ठीक, 4 मीटर के डिस्टेंस पर पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट 4 और प्लस 5 9 मीटर के डिस्टेंस पर है। आपको प्रूफ ये करना है कि हाइट 6 मीटर है टावर का, इस टावर का हाइट। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम ट्रायंगल ए सी डी में लगाते हैं, नहीं ए सी डी में नहीं, बी सी डी, इस बी सी डी ट्रायंगल में लगाते हैं। ठीक है, तो बी सी डी ट्रायंगल में tan लिखेंगे, tan, देखिए एंगल तो 90 माइनस थीटा है, एंगल तो 90 माइनस थीटा, तो ये लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा। ठीक, tan 90 माइनस थीटा। अगर इस एंगल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी सी डी परपेंडिकुलर होगी। बेस कितना होगा, बेस बी सी होगा। ठीक है, बी सी। ठीक, सी डी परपेंडिकुलर होगी, बेस कितना होगा, बी सी। बी सी आपको पता है 4 मीटर। ठीक, तो सी डी आपको पता नहीं, लेकिन बी सी आपको पता है 4 मीटर। ठीक है, बी सी आपको पता है 4 मीटर। तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। अब ये कहोगे ये कौन सा चीज है भाई, ये कहाँ से आ गया भाई, cot थीटा कहाँ से आ गया, पढ़े नहीं थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर को खोल के देखो, उसमें बहुत अच्छे से हमने सीखा था sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा tan थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा cot थीटा सीखा था, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा सीखा था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले याद करो, वहीं से ही आया है। ठीक, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है और सी डी अपॉन 4 हो जाएगा। तो यहां से cot की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहां से देख सकते हो कि सी डी कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी आ गया 4 cot थीटा। ठीक, सी डी आ गया 4 cot थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सी डी नीचे 1 है तो सी डी 1 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से लाएंगे। अब इन ट्रायंगल, अच्छा ये ट्रायंगल हमने नहीं लिखा, ये ट्रायंगल लिख लेते हैं। ये ट्रायंगल बी सी डी में है, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी में हमने ये चीज लिखी है। ठीक है, याद रखना। अब अगर इन ट्रायंगल ए
सी डी, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी tan थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan थीटा, tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, इस एंगल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो सामने वाले साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, बेस ये पूरा होगा, ए सी ये पूरा का पूरा बेस होगा, ठीक। तो tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर यानी सी डी, परपेंडिकुलर, और बेस होगा पूरा ए सी। सी डी पता है आपको, बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन ए सी पता है। ए सी पूरा कितना होगा, 5 + 4 9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी कितना आ गया यहाँ से। अरे फाइनली अगर हम एक स्टेप और लिखें tan थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा सी डी अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे यहाँ से, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी डी आ गया, सी डी इक्वल्स टू 9 tan थीटा। सी डी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सी डी आ गया 9 tan थीटा, ठीक है, 9 tan थीटा, और सी डी आ गया यहाँ पर 4 cot थीटा। ये क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें तो सी डी का हाइट निकालना है, और बताना है कि सी डी का हाइट निकालना नहीं, सी डी हाइट ऑफ द टावर है और हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर आना चाहिए, तो सी डी निकालना है ना हमें, ठीक है, सी डी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहां से हम ये करते हैं कि cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। भाई cot थीटा लिखा है, cot थीटा को यहां से देखो, यहां से cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, तो सी डी यहां से कितना होगा, सी डी इज इक्वल्स टू 4, और cot थीटा लिखा है, cot थीटा को 1/tan थीटा लिखेंगे, cot थीटा को हम लिखेंगे 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/CD, CD नीचे आ जाएगा, भाई tan थीटा उधर जाएगा, CD यहां जाएगा, 4/CD हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से tan थीटा आ गया, इस tan थीटा बराबर है 4/CD, tan थीटा यहां है, tan थीटा यहां है, tan थीटा कितना है 4/CD, यहां 4/CD लिखो tan थीटा की जगह, ठीक है। तो CD कितना आएगा, CD आएगा 9 tan थीटा लिखा है, ये CD कितना लिखा है, CD लिखा है 9 tan थीटा, 9 tan थीटा, tan थीटा की जगह आप लिख सकते हो 4/CD, तो 9 4/CD tan थीटा की जगह लिख सकते हो। तो 9 चौक 36, ये 9 है, 9 4 36, तो 36 और 36/CD। अब नीचे CD है और सामने CD है, तो CD को CD से मल्टीप्लाई करोगे तो CD स्क्वायर आ जाएगा, और सामने कितना आएगा 36, तो CD की वैल्यू आप निकालोगे तो √36 आएगा, CD की वैल्यू √36 यानी CD कितना आ गया, तो √36 के अंदर बाहर कितना निकलेगा 6 मीटर, बाहर निकलेगा 6 मीटर मतलब 6 निकलेगा, 6 36 होता है ना, 6 6 36, रूट के बाहर 6 मीटर निकलेगा, 6 ही निकलेगा, और मीटर में है तो आंसर CD कितना आएगा 6 मीटर। CD है क्या, CD है टावर का हाइट, टावर का हाइट बोला था 6 मीटर प्रूव करके दो, तो 6 मीटर आ दोगे, तो आंसर आई होप प्रूव हो गया कि टावर का हाइट कितना होगा 6 मीटर। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है, हाँ यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो थीटा की कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हो, जैसे ये एक आप लिख देते हैं 45 और 35 और 35, 45 कितना होता है 90 होता है, 45 लिख सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पर 45 लिख सकते थे, क्योंकि दोनों एंगल का सम 45 90 होता है, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो 45 पर बहुत इजीली आ जाता है, लेकिन हमने एंगल ने जनरल सॉल्व कर दिया, हमने थीटा के लिए ही सॉल्व कर दिया। अब थीटा कुछ भी ले लो, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। फाइनली आंसर आपका कितना आएगा, हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर आएगी, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर जो है 16 था, प्रूफ करना था आपको, कि प्रूफ ये करना था कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से अगर किसी टावर के हाइट से देखा जा रहा है 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस, दो पॉइंटों को देखा जा रहा है, तो उस समय हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, तो 6 मीटर होगी, ठीक। हाइट ऑफ द टावर क्या होगी 6 मीटर, ये प्रूफ आपको करना था। तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 9.1 का, और एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 के साथ में। आगे कुछ यहाँ पर दिया नहीं गया, दूसरी एक्सरसाइज यहाँ पर दी ही नहीं गई है, तो यहाँ से क्या होता है, चैप्टर भी हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री कंप्लीट होता है। तो जैसा आपने देखा कि ट्राइगोनोमेट्री पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। पहले हमने एल्जेब्राइक ट्राइगोनोमेट्री सीखा,
ट्राइगोनोमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में, ट्राइगोनोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, और फिर उसके बाद ट्राइगोनोमेट्री पूरा अलजेब्रा का सीख लिया। फिर ट्राइगोनोमेट्री को हमने यूज भी कर लिया, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस में होता है। कोई भी सवाल इससे ज्यादा आगे नहीं आएगा, क्योंकि इतने वैरायटीज के सवाल आप यहाँ पर सॉल्व कर चुके हो एनसीईआरटी में, तो बस इतना काफी है। और यहाँ से ट्राइगोनोमेट्री पूरा कंप्लीट होता है। अब हम अपना अलग मतलब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर क्लास 10th का मैथमेटिक्स सीखना है और अगले चैप्टर आपको सीखने हैं, लगातार आप चाहते हो कि वीडियो आपके पास आए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ठीक है, चैनल को उसको भी सब्सक्राइब करने को बोले। और हम अगला चैप्टर जो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, तो यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं, यहाँ पर सर्किल है, इसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री के बाद सर्किल चैप्टर है और कंस्ट्रक्शन है। तो जो भी चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे वो नई वीडियो में हमारे आप देख सकते हो। उसमें कल जो है नया वीडियो आएगा, तो उसमें आप देखिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, ठीक, धन्यवाद।